नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र के थानेसर की अनाज मंडी में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली है। इस रैली में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस 2024 के चुनावों को लेकर तैयारी में जुटी है और इसी कड़ी में जन आक्रोश रैली भी निकालकर कांग्रेस के नेता लोगों के बीच में जा रहे हैं। देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस सरकार के खिलाफ 1 नवंबर से लगातार जन आक्रोश रैली करके लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जहां जुड़ने की अपील कर रहे हैं, वो जहां इस सरकार ने जो बकायदगियां की, आज सरकार हर मोर्चे पे विफल है। आज किसान को पहले तो रेट नहीं मिलता, अरे खाद का कट्टा 50 किलो का होता था 45 का कर दिया, फिर 40 का कर दिया। मतलब दोनों तरफ से मांग मार रहे हैं, रेट से भी मार रहे हैं, वेट से भी मार रहे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार ना मिलने की वजह से बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, विदेशों की तरफ जा रहे हैं और लोग भ्रष्टाचार से तंग है। मुख्यमंत्री कहता तो है कि मैंने पर्ची और खर्ची बंद कर दी। मुख्यमंत्री ये बताया कि कौशल विकास में कहता है कि मैंने 95,000 नौकरियां लाई। राज्य मंत्री ने संत बाबा जागीर सिंह NRI सभा की ओर से गांव जिवरहेड़ी में करवाए गए कबड्डी टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया है। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने यह भी कहा कि युवाओं के लिए खेलों में भविष्य बनाने के लिए अपार संभावनाएं हैं। खेल बहुत कम उम्र में इंसान को दौलत, शोहरत, वो सब कुछ देता है जिससे उसकी एक अलग पहचान बनती है। इसलिए युवा वर्ग नशे से दूर रहकर खेलों में अपना भविष्य तलाश करे। आपको बता दें कि कबड्डी ग्राउंड बनाने की घोषणा भी की गई है। पूरा मामला कुरुक्षेत्र का है, जहां पर NRI सभा ने टूर्नामेंट आयोजित किया और इस टूर्नामेंट में राज्य मंत्री भी पहुंचे और भारी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कबड्डी ग्राउंड की, जहां पर भव्य लोग भी नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर दूर दूर तक लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कबड्डी ग्राउंड बनाने की भी अब घोषणा कर दी गई है कि अब कुरुक्षेत्र में भी कबड्डी ग्राउंड बनाया जाएगा, जहां पर खिलाड़ी खेल की ओर प्रेरित होंगे और साथ ही ये भी कहा गया कि खेल हमें हर वो चीज देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। सारे टीमां का मैं स्वागत करता और इस कबड्डी चैंपीयनशिप के विच जिन्नियां भी टीमां जित रही ने और जिहड़ियां अगे वध रही ने उन्होंने मैं बेस्ट विशेस देना। और पिंड के साडे सरपंच भी ने, साडे भाई संदीप सिंह जी भी ने, मेरे सलामी भी ने। मैं इन्हां दोनों को कहना कि अपने पिंड तो मैनूं 2 किले जिहड़े देण, उहदे विच कबड्डी दे ग्राउंड बनाउण दा जिन्ना खर्चा होएगा मैं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की जेजेपी और बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार अब विदेश भेजने वाले एजेंट बन गए हैं, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी पलटवार किया हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हुड्डा साहब को कुछ असर हो गया है, उन्हें अपने आप को दिखाना चाहिए। विज ने यह भी कहा कि सरकार विदेश में रोजगार देने के लिए भेज रही है और इसमें क्या गलत है, सरकार इसमें कोई पैसे कहां कर रही है। और विज ने यह भी कहा कि इनके राज में हर काम की दलाली होती थी, इसलिए इनके दिमाग में यही बात रहती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने विपक्ष से भी आग्रह किया है कि बीजेपी की हार तक चैन से ना बैठे और इस पर विज ने यह भी कहा कि ना तुम बीजेपी को हरा सकते हो और ना जिंदगी भर तुम्हें चैन आना है। ना तुम बीजेपी को हरा सकते हो और ना सारी जिंदगी अब तुम्हें चैन आना है। तुमने तो ऐसे बेचैन रहना है क्योंकि तुमने गलत पलड़े में पैर रख लिया।
राजीव गांधी ने अगर किया होता और अगर ये मंदिर पहले बन गया होता, ये तो 1947 में जिस दिन देश आजाद हुआ था उसी दिन ये जो गुलामी के निशान थे ये मिटा देने चाहिए थे। क्यों नहीं मिटाए इन्होंने? हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने जिला नगर आयुक्त, नगर निगम आयुक्त और स्थानीय निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों को साफ सुथरा बनाने का लक्ष्य हासिल करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके तहत हमें योजनाएं बनाकर स्वच्छ भारत, ठोस और तरल कचरे के निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं से झूठे वादे किए हैं, बेरोजगार युवा धक्के खाने को मजबूर हैं। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। युवाओं के साथ बहुत ही सुतीला खराब व्यवहार, एक तरीके से कहें तो दुराचार हरियाणा सरकार ने किया है, बीजेपी सरकार ने किया है। पिछले 9 साल में झूठे वादों के सिवाय युवाओं को हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं दिया। कैट का एग्जाम भी पूरी तरीके से फेल हुआ है। हरियाणा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी पूरी तरीके से नाकाम रहा है। प्रदेश का 25 लाख युवक दर बदर धक्के खा रहा है रोजगार की तलाश के अंदर, रोजगार उस युवकों को मिल नहीं रहा। प्रदेश के अंदर स्वीकृत पद लगभग 2 लाख के करीब खाली है, जिनकी भर्ती सरकार नहीं कर पा रही है। 71,000 से ज्यादा पोस्ट केवल शिक्षा विभाग के अंदर खाली है। 21,000 से ज्यादा पोस्ट पुलिस विभाग के अंदर खाली है। 9,339 परिवहन विभाग के अंदर खाली है। 5,738 पोस्ट पशुपालन विभाग के अंदर खाली है। 5,073 पोस्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के अंदर खाली है। हरियाणा में 29 जनवरी से इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। फिलहाल पानीपत और यमुनानगर से इन बसों की शुरुआत होगी। रोडवेज ने 375 बसें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें से 29 जनवरी को 5 बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। बाकी 370 बसें अप्रैल तक प्रदेश में आ जाएंगी। 2030 तक सभी बसें इलेक्ट्रिक होंगी। इलेक्ट्रिक बसों को फिलहाल जिला मुख्यालय से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक चलाया जाएगा और इसके लिए रूट भी जिला वाइज तय किया जाएगा। साथ ही दूसरे जिलों में भी बसों को चलाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। रोडवेज की ओर से 2030 तक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना तैयार की गई है। देखिए, इसके लिए जो पिछले लास्ट वीक विजिट किया था उसमें 3 इश्यू आए थे। एक था बसों की वॉशिंग का, वो उनका था डिमांड की कंपनी की 5,000 हमने केएल का टैंक खरीद लिया था, 5 केएल का, तो उसमें सारा इंस्टॉल कर दिया है, कनेक्शन प्रॉपर कर दिए हैं। और सेकंड था उनका ड्रेनेज का, वो ड्रेनेज प्रॉपर हमने करा दी है। तीसरा था जो इनका था 280 किलोवाट का कनेक्शन, वो हमने देखिए आप वो उधर ट्रांसफार्मर लगवा दिया गया है प्रॉपर तरीके से, उसका काम चल रहा है। ये इसकी वायरिंग पूरी कर देंगे शायद कल तक। तो उसके बाद साथ साथ ही हमारा जो बस चार्जिंग का स्टेशन वो भी तैयार हो जाएगा, तो वो भी इसको इंस्टॉल कर देंगे कल तक। तो एक साथ में कितने स्टेशन, कितनी बसें चार्ज हो सकेंगी? देखिए 10 से 12 के बीच में बसें चार्जिंग का जो प्लान है, बाकी उसको एक्सटेंड या वो तो हो जाएगा बाद में। तो कितना समय लगने वाला है? देखिए ये हमारी कोशिश है कि संडे तक इसको पूरा तैयार कर लें। जो ट्रांसफार्मर का काम वो भी पूरा हो जाएगा और चार्जिंग स्टेशन का काम भी पूरा हो जाएगा। और जहाँ तक रूट की बात है, रूट की बात भी हमने ऑलमोस्ट फाइनल कर ली है। उसमें किराया भी फिट कर देंगे और ताकि ये टिकटिंग मशीनों में ताकि प्रॉपर वो उसका आराम किया जा सके।
किस किस रूट पे सर फायदा होने वाला है? देखिए, ये तो बेसिकली सिटी सर्विस के लिए रहेगा पहले तो। उसमें जैसे हम जगाधरी खड़े हैं अभी, जगाधरी यहीं बसें चार्जिंग रहेगी। जगाधरी से जाएगी आपकी मिनी सेक्रेटरीट होते हुए आपकी इमरानगढ़ बस स्टैंड, वहाँ से रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से वापस आपका फवारा चौक से होते हुए अग्रसेन चौक और वापस जगाधरी आ जाएगी। उसी डायरेक्शन में हमारी बसें चलती रहेंगी। हमारी कोशिश है कि करीबन 30 मिनट के आसपास फ्रिक्वेंसी दें, हर इस रूट पर बस चलती रहे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. राकेश जी नमस्कार। राकेश जी, आप यहाँ आज प्राण प्रतिष्ठा में आए हुए हैं अयोध्या में। इससे पहले भी आप 1990 में कार सेवा में आए थे, तो अभी आपको यहाँ कैसा लग रहा है, कृपया बताएं। बहुत ही भव्य और दिव्य अयोध्या नगरी में आज ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम यहाँ संपन्न होने वाला है और मैं तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि 1990 में कार सेवक के रूप में भी यहाँ आना हुआ था और अब यहाँ पर आमंत्रित किया गया हूँ और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लूंगा। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एक बार फिर दोबारा मुझे 33 वर्ष बाद यहाँ पर रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मैं सम्मिलित होऊंगा। राकेश जी, उस समय के अनुभव, जब आप कार सेवा में आए थे, उस समय के अनुभव आप हमसे साझा करें। उस समय में और आज के समय में बहुत अंतर है। उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी और सरकार ने ये कहा था कि हम ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर करेंगे कि एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा और उन्होंने ऐसा ही अपनी तरफ से किया था। चारों ओर पुलिस का पहरा था और कोई भी कार सेवक अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी विश्व हिंदू परिषद की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, श्रीमान अशोक सिंघल जी की और ऐसे अनेकों तपस्वियों की, उनकी प्रेरणा का और उनके प्रयासों का ये परिणाम निकला कि लाखों की संख्या में यहाँ कार सेवक आए थे और बाबरी खंडहरों पर भगवा ध्वजा उस समय फहराई गई थी। इस प्रकार की चाक चौबंद व्यवस्था थी, सब कुछ था, उसके बावजूद भी क्या आपके परिवार के लोगों ने आपको यहाँ आने से नहीं रोका? देखो, उस समय में बड़ा, आज में और उस समय में बड़ा परिवर्तन था। आज तो हम आए हैं तो मोबाइल हाथ में है, दिन में 4 बार परिवार से बात भी होती है, हम कहाँ पर हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं, दिन भर हम बात करते हैं। उस समय तो मोबाइल भी नहीं थे और टेलीफोन भी लाइनें सारी काट दी गई थी, तो घर पर बातचीत होती नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी पत्नी उस समय 9वें महीने के गर्भ में थी, तो घर में बड़ी कोहराम मचा हुआ था। बड़े घर परिवार के सदस्यों के विरोध के बाद में आया था, लेकिन आया था। उस समय जुनून था, एक मन में एक अभिलाषा थी, एक इच्छा थी, एक भावनाओं का ज्वार था कि राम मंदिर बनना चाहिए। उसके कारण से हम आए। यहाँ तो हजारों की पुलिस फोर्स थी और जैसा कि मुलायम सिंह की सरकार थी,
तो इतनी पुलिस फोर्स के बाद और इतना सख्त अनुशासन जो सरकार का था, इतनी फोर्स के बीच में आप अयोध्या पहुंचे कैसे? ये अनुभव भी हम सबको बताएं। 1990 में यहाँ पर आना अपने आप में एक बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव वाला कार्यक्रम रहा। हम लोग दिल्ली से ट्रेन से चले थे और तय था कि हम अयोध्या में कार सेवा के लिए जाएंगे। 72 लोगों का एक ग्रुप बना था शालीमार बाग पीतमपुरा दिल्ली से, और हम ट्रेन से चले। 72 में से 70 लोग रास्ते में कहीं ना कहीं गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, अलग अलग जगहों पर गिरफ्तार होते चले गए। लखनऊ पहुंचे। लखनऊ से हमें आदेश मिला कि हम गोंडा चले जाएं। गोंडा गए। गोंडा से हमें पैदल जाना था अयोध्या के लिए, जो 109 किलोमीटर का रास्ता था, और तय था कि हम 6 दिन पैदल चलते हुए, दिन में चलेंगे, रात में चलेंगे, पुलिस से बचते हुए चलेंगे और अयोध्या पहुंचेंगे। 30 तारीख को कार सेवा होनी थी, तो तय था कि हम 27 तारीख तक वहां पहुंच जाएंगे। बहुत लंबी कहानी है, बहुत सारे अनुभव रहे, जगह जगह बीच में अरेस्ट होते चले गए हमारे साथी, और हम 2 कार सेवक अयोध्या की जो प्रवेश है, सरयू नदी है जहां पर हम इस समय उपस्थित हैं, इसके दूसरी ओर, इधर की तरफ अयोध्या है, हम पीछे की ओर वहां तक पहुंच गए थे। बीच में 70 हमारे कार्यकर्ता अरेस्ट हो चुके थे, हम 2 जने थे, 2 स्वयंसेवक यहां पहुंचे। यहां पर जब हम पहुंचे तो अब प्रश्न था कि हम सरयू नदी को कैसे पार करें, क्योंकि पुलिस का जबरदस्त पहरा था। आप इधर सामने देख रहे हैं कि एक पुल बना हुआ है, इस पुल से ही उधर की ओर से अयोध्या में प्रवेश कर सकते थे, और ये पुल पर 4 तरह की पुलिस फोर्स लगी हुई थी, आईटीबीपी की भी, बीएसएफ की भी, यूपी पुलिस भी और दूसरी भी। तो हम इसके जब इधर थे तो रात का समय था, हमें लगा कि हम किसी तरह से अगर यहां पर पहुंच जाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा और फिर हम कार सेवा में भाग ले लेंगे। हम जब रात के समय यहां पहुंचे तो एक गाय भैंस का तबेला था। उस तबेले में एक यादव था जो तबेले का मालिक था, उसने कहा कि हाँ जी, मैं आपको नदी पार करा दूंगा और मैं व्यवस्था करने के लिए जाता हूं और मैं आता हूं, थोड़ी देर में आप रुको यहां पर। तो हम यहाँ थोड़ी देर रुके, लेकिन हमें लगा कि वो यादव है और वो हमारे को अयोध्या पहुंचाने की व्यवस्था करने नहीं गया, बल्कि हमें जेल पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए गया है। तो जैसे ही वो निकला हम भी निकल लिए। हम नदी के किनारे पर पहुंचे तो एक हमें, जैसे ये मांझी हैं, ऐसे एक मल्लाह मिला। उसने कहा कि मैं आपको नाव में पार करा दूंगा, अयोध्या ले जाऊंगा, लेकिन एक रिस्क है। हमने कहा क्या रिस्क है? उसने कहा रिस्क ये है कि जब मैं नदी पार कराऊंगा तो सामने पुल पर जो पुलिस पहरा दे रही है वो वहीं से गोली चलाएगी, तो ऐसा भी संभव है कि आपको वहीं से शूट भी कर दिया जाए। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ चले, नहीं तो मेरे पास और कोई हल नहीं है। तो हम वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जब हम यहाँ तक पहुंच ही गए थे तो फिर गोली खाने के लिए नहीं पहुंचे थे, हम अयोध्या जाने के लिए पहुंचे थे। अब क्या किया जाए, रात का समय था। तो एक उपाय हमें सूझा जो बहुत रिस्की भी था, लेकिन और कोई हल नहीं था। मैंने अपने साथी को कहा, मैंने कहा देख अब 3 रास्ते हैं, या तो सीधे जेल जाएंगे, या अयोध्या पहुंच जाएंगे, या फिर अयोध्या पहुंचते हुए कहीं ना कहीं पुलिस की गोली से ऊपर पहुंच जाएंगे। वो घबराया थोड़ा, लेकिन कोई और चारा था नहीं, तो उसने मेरी जो योजना थी उसको मान लिया। हम सीधे पुल पर पहुंच गए। पहुंचते ही पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। अब जब पुलिस ने चारों ओर से घेरा, उन्होंने प्रश्न करना शुरू किया, जी आप कहां से हैं, क्या है? हमने कहा कि हम दिल्ली से हैं और यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए आए हैं, कुछ हमें न्यूज़पेपर्स के लिए आर्टिकल वगैरह लिखने हैं। तो वो थोड़ा मुस्कुराया, वो समझ गया कि बोल तो झूठ ही रहे हैं, लेकिन चलो। तो उसने कहा कि आप यहीं खड़े रहो और अभी हमारे सीनियर्स आएंगे, आपको उनसे मिलवाएंगे। तो थोड़ी देर में 4-5 पुलिस की गाड़ियां टू 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 करती हुई आ गई और पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। और एक जो उनका पुलिस का सीनियर ऑफिसर था, उसने कहा हाँ बताइए आप कहाँ से आए हैं? हमने कहा कि हम दिल्ली से आए हैं और रिपोर्टिंग के लिए है। उसने कहा अच्छा रिपोर्टिंग के लिए, आपके पास कहाँ है? हमने कहा पास तो हमारे पास है नहीं, वो तो खो गया। तो उसने कहा अच्छा
गाड़ी में बैठो, पुलिस की गाड़ी में बैठो, हम आपको अयोध्या लेकर जाएंगे और वहां पे आपको अपने सीनियर से मिलवाएंगे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हमें लगा कि वो मुस्कुरा रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं और कार हिरन जो है ना खुद ही शेर के मुंह में आ गया है और अब हम इनको अरेस्ट करके और अयोध्या ले जाएंगे। हमारे पास कोई और चारा था नहीं, हम उसकी गाड़ी में बैठ गए। वो इसी पुल से सनसराते हुए हमें अयोध्या ले गया और जैसे ही हमने अयोध्या में एंटर किया वहीं पर एक पुलिस चौकी थी। उसने कहा कि आप यहाँ पर बाहर बैठो, मैं अभी 5 मिनट में अंदर से सीनियर्स को बुला करके आता हूँ और कहीं जाना नहीं, कर्फ्यू लगा हुआ है, कहीं बाहर ना निकलना। ये कह के अंदर वो चला गया, लेकिन साफ उसका इशारा था कि भैया आप कार सेवक हैं, आप यहाँ आए हैं, मैंने आपको अयोध्या नदी पार करा दी है, अयोध्या पहुंच गए, अब आप अपनी कार सेवा के लिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जैसे ही वो अंदर गया हम बाहर निकले और गली गली में से होते हुए और हम रामचंद्र परमहंस जी महाराज का दिगंबर अखाड़ा था, वहां हम रात को 11 बजे पहुंच गए और इस तरह से हम अयोध्या नगरी में प्रवेश कर गए। राकेश जी, उस समय जब आप कार सेवा के लिए आए थे, उस समय आपने हमारे साधु संतों की व्यवस्था भी देखी, पुलिस फोर्स को हमारे साधु संतों पर लाठी चार्ज करते हुए भी देखा और अभी आप साधु संतों से मिल रहे हैं, तो तब और अब के साधु संतों के अनुभव किस प्रकार के हैं, ये भी हमसे साझा करें। उस समय बहुत विपरीत परिस्थितियां थी और मैं तो कहूंगा कि वो सब नीम का पत्थर बन गए। जिन्होंने इतना त्याग तपस्या की, जिन्होंने गोलियां खाई और शहादत हुई। 500 वर्ष से अधिक का इतिहास है हमारे इस राम मंदिर के संघर्ष का और जिन संतों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया आज का ये दिन देखने के लिए, वास्तव में हम सब उनके प्रति नतमस्तक है। और उन्होंने तो देखो कितनी कठिन विपरीत परिस्थितियों में काम किया था। आज तो बड़ा अनुकूल वातावरण है। आज आर्थिक दृष्टि से भी हम देखें तो चारों ओर से राशि आ रही है यहाँ पर मंदिर निर्माण के लिए और उस समय शायद गुड़ और चने खाकर उनको गुजारा करना पड़ा था। किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने काम किया वो वास्तव में हम सबके लिए प्रेरणादायी है और वो वाकई नीम का पत्थर बनकर रह गए और आज जो भव्य निर्माण हो रहा है हम उसके साक्षी बन रहे हैं और उसका एक तरह से हम श्रेय भी ले रहे हैं, लेकिन जो गुमनामी में चले गए वो वास्तव में प्रेरणा पुंज है हम सबके लिए। जी, लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल बनने चाहिए, विद्यालय बनने चाहिए और व्यवस्थाएं होनी चाहिए लोगों के लिए, लेकिन यहाँ मंदिर पर इतना अधिक से अधिक खर्च क्यों हो रहा है और ये मंदिर निर्माण क्यों किया जा रहा है? इस तरह की बातें केवल वो लोग करते हैं जो नकारात्मक विचार वाले हैं। हम पिछले 9-10 वर्षों का इतिहास देखें ना, क्या कुछ हुआ है। कांग्रेस के समय में कहते हैं कि एक एम्स नहीं बना था और आज 10 से ज्यादा एम्स बन चुके हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, आखिर हमारे देश की व्यवस्था आज हम अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच गए। इसका मतलब कुछ काम हो रहा है ना और लक्ष्य है कि हम अगले 3-4 साल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल मंदिर निर्माण पर ही खर्च हो रहा है और सरकार का समय और एनर्जी केवल मंदिर निर्माण पर लग रही है। स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जीडीपी आगे बढ़ रही है, सेंसेक्स आगे बढ़ रहा है। हम कहाँ पीछे हैं? पहले हम हमारी डिफेंस हथियारों को बाहर से मंगाती थी, आज हम हथियार एक्सपोर्ट करने लगे हैं। हर जगह हम मेक इन इंडिया का नारा, स्किल इंडिया का, डिजिटल इंडिया का, ये जो नारे प्रैक्टिकल शेप ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था तो आगे बढ़ ही रही है। और ऐसा नहीं है कि सरकार का ध्यान केवल धार्मिक आयोजनों के लिए ही है। सरकार चहुमुखी प्रगति की ओर अग्रसर है और उसका हम असर भी देख रहे हैं। आप यहाँ 33-34 वर्षों के बाद दोबारा से आए हैं, तो इतने वर्षों के बाद आने के बाद आप यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं? कहते हैं जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। मैं कहूं कि मैं बहुत संघर्षशील हूं, मैंने बहुत प्रयास किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु राम की कृपा है। उन्होंने मुझे 1990 में भी मौका दिया था। हम 72 कार्यकर्ता चले थे दिल्ली से अयोध्या के लिए, केवल हम 2 पहुंच पाए थे। प्रभु राम की कृपा थी, उन्होंने रास्ता मार्ग प्रशस्त किया था। और अभी भी देश में 140 करोड़ की जनता है
कुछ हजार लोगों को ही अयोध्या में आने का मौका मिला है। उस भव्य और दिव्य क्षण का साक्षी बनने का मौका मिला है जब रामलला विराजमान होंगे, प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे। तो प्रभु की कृपा ही है। कोई मेरा बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, बहुत बड़े प्रयास रहे हैं, बहुत बड़े मैंने काम किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु कृपा है। उन्होंने मुझे तब भी मौका यहाँ पहुंचने का दिया था और आज भी मौका प्रभु ने दिया है। प्रभु राम के हम हमेशा उनके प्रति उनके चरणों में नतमस्तक रहेंगे, ये उन्होंने हमें मौका दिया। प्रभु राम की तो कृपा है ही, साथ ही हमारे बुजुर्गों का, माता पिता का आशीर्वाद, हमारे मित्रों का, बंधुओं का, उनकी शुभकामनाएं, उन सब का परिणाम है कि हम इस प्रयास में सफल हो पाए हैं। अदरवाइज तो सभी प्रयास तो सभी करते हैं, लेकिन जिस पर प्रभु राम की कृपा हो, जिसके साथ में उनके मित्रों का, भाई बहनों का, माता पिता का आशीर्वाद हो, केवल वही जीवन में सफल होते हैं। और मुझे लगता है यही कारण है कि मैं एक बार पुनः यहाँ पर आ सका हूँ। राकेश जी, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने 34 वर्ष पहले या 34 वर्षों के बीच में कभी ये कल्पना की थी कि 34 वर्षों के बाद आप पुनः अयोध्या आएंगे और अपनी आंखों से इतनी भव्य और दिव्य अयोध्या का दर्शन कर पाएंगे? देखो, इस दिन के लिए 500 वर्षों से भी अधिक समय से प्रतीक्षा हो रही थी और समय समय पर सभी ने संघर्ष किए हैं। जब 1988-89 में श्रीमान अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू किया था, उस समय निश्चित रूप से नेतृत्व को ये विश्वास रहा होगा कि हम एक दिन जरूर सफल होंगे। और केवल मंदिर निर्माण उद्देश्य है ऐसा नहीं था, उद्देश्य ये भी रहा होगा उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कि हम इसके माध्यम से हिंदू जन जागरण का काम करेंगे। गांव-गांव में जो हिंदू शेर सोया हुआ है उसे हम जगाने का काम करेंगे। उन्हें हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि हिंदू संगठित है, उसे कुचला नहीं जा सकता, उसे मसला नहीं जा सकता। और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पिछली सरकारों की रही, उसको भी कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए ये सारा आंदोलन चला था और वो सफलता मिली उसमें। मंदिर निर्माण तो निश्चित रूप से उस समय लक्ष्य था ही, और ये भी विश्वास मन में रहा कि हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम इस चीज में भी सफलता हासिल कर लेंगे कि हम हिंदुओं को जगा सकेंगे, हिंदुओं को संगठित कर सकेंगे। जो हमारे संगठन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू हुआ, जिसका अब शताब्दी वर्ष अगले वर्ष हम मनाएंगे, उसका जो ध्येय था कि हिंदुओं को हमें जागृत करना, संगठित करना, वो लक्ष्य भी अब पूरा होता दिख रहा है। आज हिंदू जागे हुए हैं, आज हिंदू हिंदुत्व के नाते से संगठित हो रहे हैं। वो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय उस नाते से संगठित नहीं हो रहे, वो हिंदुत्व के नाते से संगठित हो रहे हैं। ऐसा एक देश भर में वातावरण बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको 1990 से आज तक के खट्टे मीठे अनुभव साझा करने के लिए।